रोमांस में खलल। जीविका ने ओबरॉय एम्पायर के बारे में सुन रखा था कि यह एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर वह एक बार यहाँ के लिए सिलेक्ट हो गई तो उसे काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब आगे। वन्या एकदम फ्रीज होकर खड़ी थी। यक्षित आहिस्ते से उसके होंठों के पास पहुंच गया। इस वक्त वन्या की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। यक्षित उसके नेक की तरफ झुककर उसे आहिस्ते से किस करते हुए उसके कानों के पास जाकर बोला, क्या हुआ वाइफी? उद्धरण चिन्ह। वन्या कुछ नहीं बोली। वह अपनी आंखें बंद करके यक्षित को अपने करीब महसूस कर रही थी। यक्षित ने आहिस्ते से वन्या के गालों पर किस किया और उसे आहिस्ते से बाइट करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, वाइफी आंखें खोलो। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। यक्षित अपनी प्यार भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में वन्या के लिए बेइंतहान प्यार नजर आ रहा था। उसकी नजरों की तपिश को वन्या बर्दाश्त नहीं कर पाए और शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। अपने गुलाबी गालों के साथ वह और अट्रैक्टिव लग रही थी। यक्षित उसे एक नज़र देखता है और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर पटक देता है। वह अपने ब्लेजर को साइड में रखते हुए वन्या के ऊपर आ जाता है। वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित अभी नहीं, आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, शशिश। उसने अपने एल्बोज को बेड पर टिका कर रखा था ताकि वन्या की नाजुक सी बॉडी पर उसकी बॉडी का वेट न पड़े। वह वन्या के चेहरे को निहारते हुए बड़ी नज़ाकत से उसे छू रहा था। यक्षित आहिस्ते से झुककर उसके माथे को चूम लेता है। इससे वन्या की आंखें बंद हो जाती है। यक्षित आहिस्ते से वन्या की दोनों बंद आंखों को भी आहिस्ते आहिस्ते से चूम लेता है। फिर उसकी छोटी सी नाक को, बारीक बारी से दोनों गालों को। फिर उसकी नज़र वन्या के गुलाबी होंठों पर जाती है। वह उनकी तरफ झुकते हुए उसे भी आहिस्ते से चूम लेता है। फिर वह उसके नीचे आता है। उसकी नेक की तरफ अपना चेहरा छिपाकर उसके हर हिस्से को आहिस्ते आहिस्ते किस करने लगता है। उसके इस सिडक्टिव टच से वन्या की पकड़ यक्षित की बॉडी पर कस जाती है। वह वन्या को एक नज़र देखकर उसे अपने ऊपर कर लेता है और आहिस्ते से उसकी ब्लाउज की डोरियों को खोल देता है और उसे वापस से अपने नीचे कर लेता है। इस दौरान वन्या अपनी आंखें बंद ही रखती है। वह उसके ब्लाउज को कंधे से लूज करके उसके हर हिस्से को किस करने लगता है। वह जैसे ही उसके ब्लाउज के हुक की तरफ बढ़ता है, तभी उनके कमरे पर कोई नॉक करता है। यक्षित पहले तो इग्नोर करता है। फिर जब ये 2-3 बार और नोक होता है तो यक्षित इरिटेट होकर वन्या से अलग हो जाता है। वह आहिस्ते से वन्या को ठीक करता है, उसके कपड़ों को सही करता है और कमरे के डोर के पास आकर उसे खोलता है। सामने उसका प्यारा बेबी अपने सॉफ्ट टॉय के साथ खड़ा हुआ था। उसकी गुलाबी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठा है। वेद को देखकर उसके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। वह उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर आराम से बिठा देता है। वेद अपनी मासूमियत में अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। अपने बेबी का सवाल सुनकर वन्या को तो शर्म आने लगी थी। यक्षित अपने बेबी के सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं बेटा, बस आपकी मम्मा के आंखों में कचरा चला गया था, बस उसे ही साफ कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वन्या यक्षित को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। वन्या वेद को अपनी गोद में ले लेती है। वेद उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके गले में अपना हाथ लपेट लेता है। वन्या उसके छोटे से नाक पर किस करते हुए बोली, तो बेबी आपकी निन्नी पूरी हो गई। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, यच मम्मा अब वेदांश अपनी मम्मा के साथ खेलेगा। यक्षित अपने बेबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने में लगा था। वेद बातें करते हुए अचानक से रुक गया और कुछ सोचने लगा। वह सोचते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। ये देखकर यक्षित और वन्या उसकी तरफ देखने लगते हैं। यक्षित उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेबी आप क्या सोच रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी आस भरी आंखों से वन्या और यक्षित की तरफ देखने लगा और बोला, मम्मा डैडी मिला गिफ्ट, मुझे बेबी सिस्टल चाहिए, मुझे वो कब मिलेगी? अपने बेबी की बातें सुनकर वन्या यक्षित की तरफ देखने लगी। उसके गाल भी गुलाबी से हो गए थे। यक्षित वेद के गालों पर किस करते हुए बोला, बेटा बेबी सिस्टर को आने में टाइम लगेगा। हम। उद्धरण चिन्ह। वेद जिद करते हुए बोला, पर क्यों डैडी, मुझे बहुत जल्दी चाहिए मेरी बेबी प्लीज। आप तो मेरी हल विच बहुत जल्दी पूरी कर देते हो ना, तो ईच को भी पूरी कर दो ना। वेद अपनी मासूमियत में अपने डैडी से अपनी बेबी सिस्टर के लिए जिद कर रहा था। उसे नहीं पता थी कि उसकी सिस्टर कैसे आएगी। वेद को लग रहा था कि शायद उसके डैडी बाकी सभी गिफ्ट्स की तरह उसे भी किसी शॉप से लाएंगे। वन्या तो बस दोनों बाप बेटे को देखने में लगी हुई थी।
उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेबी को कैसे समझाए कि उसकी बेबी सिस्टर इतनी जल्दी उसके पास नहीं आ सकती। यक्षित अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोला, बेबी देखो, आपको आपकी प्रिंसेस बहुत क्यूट सी चाहिए ना, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। गोड को भी तो टाइम लगेगा ना आपके जैसी क्यूट बेबी बनाने में। और आपको बेबी प्रिंसेस की जगह बेबी प्रिंस भी तो मिल सकता है ना। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पर डैडी मुझे तो बेबी प्रिंसेस ही चाहिए। यक्षित उसके माथे को सहलाते हुए बोला, बेबी वो तो गॉड डिसाइड करेंगे ना कि आपको बेबी प्रिंसेस मिलेगी या बेबी प्रिंस। वेद अभी इन सबको समझने के लिए बहुत छोटा था, उसे तो बस एक क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए थी। वेद अपने डैडी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे उनकी सारी बातें समझ में आ रही हो। ये देखकर वन्या को हंसी आ गई। वो वेद को अपनी गोद में ले लेती है और अपने बेबी के छोटे से गालों को पींच करते हुए बोली, बेबी आपको आपकी बेबी प्रिंसेस या प्रिंस मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए हम। और मम्मा क्या कहती है बेटा। उद्धरण चिन्ह। वेद स्माइल करते हुए वन्या की तरफ देखकर बोला, इंतजार का फल मीठा होता है। ये सुनकर यक्षित के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका बेबी इतना होशियार हो गया है। वह जानता था इन सब के पीछे कौन है। जब वन्या उसकी लाइफ में नहीं आई थी तो यक्षित खुद वेद को पढ़ाता था, पर वेद अपने डैडी की एक नहीं सुनता था और बहुत शैतानी भी करता था पढ़ाई के दौरान। पर वन्या तो उसे खेल खेल में ही सीखा देती थी। उसने ऐसे ही वेद को बहुत कुछ सिखा दिया था। वेद अभी किंडरगार्टन में ही था। वन्या ने स्कूल जाने से पहले ही उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। अपने मॉम डैड के साथ बातें करने के बाद वेद आहिस्ते से बेड से नीचे उतर गया और फुदकते हुए कमरे से बाहर चला गया। वन्या स्माइल करते हुए अपने बेबी को जाते हुए देख रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसकी खुली कमर पर यक्षित अपनी उंगलियों से खेल रहा था। वन्या उसके हाथों को हटाते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं? चलिए बहुत हो गया, अब ऑफिस जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की नेक पर किस करते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, वी विल कंटिन्यू एट नाइट। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ एक आई विंक करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती ही रह जाती है। वन्या नीचे आती है, तभी सिन्हानिया मेंशन में 2 कारें एंटर होती है। एक कार में चैतन्य दादाजी और अनिल जी थे, वहीं दूसरी कार पूरी बॉडीगार्ड्स से भरी हुई थी। वे कार से निकलकर बाहर आ गए। वे मेन डोर से होते हुए अंदर आ गए। उन्हें देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। उसने दादाजी और अनिल जी को ग्रीट किया। वह उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों का सफ़र कैसा रहा? उद्धरण चिन्ह। अब तक वे सोफे पर बैठ चुके थे। चैतन्य दादाजी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बहुत अच्छा रहा बेटा। दरअसल चैतन्य दादाजी और अनिल जी हरिद्वार गए हुए थे। वन्या ने पानी का ग्लास चैतन्य जी की तरफ बढ़ाया। वो अनिल जी की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोली, डैड पानी। पर अनिल जी का ध्यान तो कहीं और था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। वन्या ने एक नज़र चैतन्य दादाजी की तरफ देखा, फिर अनिल जी के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, डैड आप कहाँ खो गए? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी वन्या की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आए। वे उसकी तरफ देखते हुए बोले, कुछ भी तो नहीं बेटा। ये कहते हुए वे वन्या के हाथों से पानी का ग्लास लेकर उसे पीने लगे। फिर वे वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा वेद कहाँ है? मैंने इन 2 दिनों में उसे बहुत मिस किया। उद्धरण चिन्ह। वन्या स्माइल करते हुए बोली, आपका वेद घर पर ही है, अपने टॉय हाउस में खेल रहा है। आप फ्रेश हो जाए, उसके बाद उससे मिल लीजिएगा। अनिल जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद चैतन्य दादाजी भी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। वन्या किचन में जाकर उनके लिए लंच की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ जीविका आज कॉलेज नहीं गई थी, वह घर पर ही थी। वह आज बेसब्री से अपने फ़ोन की स्क्रीन को ही देखे जा रही थी, क्योंकि आज उसके इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। वह कुछ सोचने में लगी हुई थी कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का रिंगटोन आया। उसने अपना मेल चेक किया तो यह ओब्रॉय एंटरप्राइजेज की तरफ से ही था। उसने फटाफट मेल रीड किया। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वह उस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गई थी। आज काफ़ी टाइम बाद जीविका स्माइल कर रही थी। वह आज बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेप जो रखने वाली थी। ओब्रॉय एंटरप्राइजेज जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मतलब ही था कि उसे फ्यूचर में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। वह अपने हार्ड वर्क से जॉब ज्वाइन करके अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी। वह मेल को दोबारा पढ़ते हुए एक सुकून के साथ बेड पर लेट गई।
उसने यह बात अपने मॉम डैड में से किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वह अपनी खुशियां अपने तक ही रखना चाहती थी। अगर आज उसकी दी उसके साथ होती तो वह जरूर उससे ये गुड न्यूज शेयर करती। रात के 8 बजे यक्षिता ऑफिस से घर आ गया। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी होने की वजह से उसे आने में देर हो गई थी। अब तक सब डिनर कर चुके थे। यक्षित ने डोर बेल बजाया तो वन्या ने दरवाजा खोला। यक्षित अपने एक हाथ में अपने ब्लेजर को लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही वन्या की नज़र यक्षित पर पड़ी उसे उसकी सुबह कही बातें याद आने लगी। वी विल कंटिन्यू एट नाइट। वन्या ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए यक्षित को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, इतनी देर तक कहाँ थे आप? उद्धरण चिन्ह। यक्षित तो वन्या की अनकही बातें भी बड़ी आसानी से समझ जाता था। उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वन्या उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वह अपने एक हाथ से वन्या की कमर को पकड़कर खुद से सटाते हुए बोला, जान आज तुम्हारा कोई बहाना काम नहीं आना वाला। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ एक आई विंक कर देता है। वन्या सकपका जाती है और यक्षित की पकड़ से छूटते हुए उसकी बातों का जवाब दिए बगैर ही बोली, आप फ्रेश हो जाए, फिर मैं आपके लिए डिनर सर्व कर देती हूँ। ये कहते हुए वह किचन की तरफ दौड़कर चली जाती है। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या को किचन की तरफ भागते हुए देखता है और सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगता है। हैंडसम बॉस। वन्या सकपका जाती है और यक्षित की पकड़ से छूटते हुए उसकी बातों का जवाब दिए बगैर ही बोली, आप फ्रेश हो जाए, फिर मैं आपके लिए डिनर सर्व कर देती हूँ। ये कहते हुए वह किचन की तरफ दौड़कर चली जाती है। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या को किचन की तरफ भागते हुए देखता है और सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगता है। अब आगे। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में डिनर के लिए आ जाता है। इस वक्त वह सिर्फ लोवर में था। उसकी अपर बॉडी में उसने कुछ भी नहीं पहना था। वह डाइनिंग टेबल के एक तरफ बैठ गया। वन्या किचन से अपने और यक्षित के लिए गर्म खाना बाहर लाती है। अब तक खाना ठंडा हो चुका था, इसलिए वन्या उसे गर्म कर रही थी। बाहर आकर वह जैसे ही यक्षित की तरफ देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यक्षित की हॉट मस्कुलर बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। वन्या को अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित उसे टीस करते हुए बोला, वाइफी मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं तुम्हारे दिमाग में डिनर में मुझे खाने के तो प्लान नहीं चल रहे ना? उद्धरण चिन्ह। यक्षित की नोटी बातें सुनकर वन्या शर्म से गुलाबी हो जाती है। वह डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हुए यक्षित के ओपोजिट वाली चेयर में बैठने के लिए जाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह जैसे ही बैठने को होती है, यक्षित अपने मजबूत हाथों से वन्या को कमर से अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वन्या को कहीं न कहीं यक्षित के इन इरादों की भनक पहले से लग चुकी थी। इस वक्त वन्या की खुली पीठ यक्षित की नेक चेस्ट से टच हो रही थी, जिससे वन्या की हालत खराब हो गई थी। यक्षित ये उसके बढ़ी हुई धड़कनों की आवाज़ से जान चुका था। वह वन्या को और परेशान करने के इरादे से उसके एकदम पास जाकर उसके गालों पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए आहिस्ते से उसकी नेक को चूम लेता है। वन्या एकदम से सिहर उठती है। वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, यक्षित हमें डिनर करना शुरू कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने अब उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और उसकी बातों को मानते हुए एक प्लेट में डिनर सर्व करने लगा। वन्या अपने लिए दूसरी प्लेट निकालने को हुई तो यक्षित ने उसे रोकते हुए कहा, हम आज एक ही प्लेट में खाएंगे। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ एक बाइट बढ़ा देता है। वन्या यक्षित के हाथों से खाना खाने लगती है, फिर वह भी यक्षित को अपने हाथों से खिलाती है। दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद यक्षित के फ़ोन पर किसी का कॉल आ जाता है। वह उसे अटेंड करने चला जाता है। ये देखकर वन्या मन ही मन उस कॉल करने वाले को थैंक यू बोलती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह तुरंत अपने कमरे में आती है। अपने कपड़े चेंज करके झट से बेड पर आराम से लेट जाती है ताकि वह यक्षित के रूम में आने से पहले ही सो सके। पर आज कमबख्त नींद उससे खफा हो गई थी। वन्या सोने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी रूम का डोर खुलता है, जिससे वन्या सकपका जाती है और झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। यक्षित उसकी इस हरकत को देखकर मन ही मन स्माइल करता है और उसके बगल में आकर लेट जाता है। वह थोड़ी देर तक यूं ही शांत रहता है। उसकी यह शांति वन्या को और बेचैन कर रही होती है। वह समझ जाती है कि यह तूफान से पहले की शांति है। यक्षित उसकी इस एक्टिंग स्किल को देखकर स्माइल करते हुए उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम सोने की एक्टिंग भी ढंग से नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने इतना ही कहा था कि वन्या ताव में आ गई। वह अपनी आंखें खोलकर यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने?
मुझे यानी मिसेस वन्या यक्षित राय सिन्हानिया को एक्टिंग करनी नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने इतना ही कहा था कि यक्षित उसकी तरफ देखते हुए नोटी स्माइल पास करने लगा। अब जाकर वन्या को रियलाइज हुआ कि यक्षित उसे पोक कर रहा था और वह अब उसके जाल में फंस चुकी थी। वह झट से यक्षित की तरफ से पीछे पलट जाती है, जिससे वन्या की पीठ यक्षित की तरफ हो जाती है। ये देखकर यक्षित मन ही मन स्माइल करता है, क्योंकि वह समझता था कि वन्या का एक बार प्रोवोकिंग मोड ऑन हो जाए तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी। वह वन्या के कान के पास जाकर बोला, वाइफी अब बस भी करो, ये नाटक तुम्हें याद है ना, सुबह मैंने क्या कहा था। ये कहते हुए वह वन्या के कानों की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके ईयरलोब को बाइट कर लेता है, जिससे वन्या को अपने अंदर एक गुदगुदी सी महसूस होती है, पर फिर भी वह यक्षित की तरफ नहीं पलटती। ये देखकर यक्षित उसके पीठ की तरफ देखकर डेविल स्माइल करता है। वह मन ही मन बोला, वाइफी आई नो तुम बहुत जिद्दी हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं, तुम ऐसे मानने से रही। ये सोचते हुए यक्षित अपने आहिस्ते आहिस्ते हाथों से वन्या की नेक को सहला रहा था। उसके इस मदहोशी भरे टच को वह सहन नहीं कर पाती। वह अपनी बेचैनी कम करने के लिए तुरंत उसकी तरफ पलटती है और खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। यक्षित स्माइल करता है और उसके पीठ को सहलाने लगता है। वन्या उसके सीने में छिपे हुए ही बोली, आई लव यू यक्षित, आई लव यू टू वाइफी। ये कहते हुए यक्षित वन्या के माथे को चूम लेता है। दोनों थोड़ी देर बाद नींद के आगोश में चले जाते हैं। जीविका अपने फोन पर ही कुछ देखने में लगी हुई थी, तभी उसे अपनी फ्रेंड और क्लासमेट इशिता का फोन आया। वह खुश होते हुए उसका कॉल पिक करती है। जीविका, बता कैसे याद किया। उद्धरण चिन्ह। इशिता, अब तू तो याद करने से रही, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही याद कर लूं। उद्धरण चिन्ह। जीविका फोन की स्क्रीन को घूरते हुए बोली, हो गया तेरा, अब आगे भी बोल। उद्धरण चिन्ह। इशिता, यार तू ओबरॉय इंटरप्राइजेस में इंटर्नशिप करने वाली है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। जीविका अपने फेस पर एक स्माइल लेकर बोली, हाँ वो तो है, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी जब मेरे सिलेक्शन की मेल मुझे मिली थी। वहाँ पर इंटर्नशिप करना मतलब फ्यूचर में अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट करने के बराबर है। इशिता जीविका की तरफ देखते हुए बोली, हाँ वो सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि ओबरॉय इंटरप्राइजेस के सीईओ मिस्टर विवेक सिंह ओबरॉय बहुत ही हैंडसम हैं। मैं तो कब से उन्हें अपने सपनों में देखती आ रही थी, पर अब तू उन्हें आईएफएस में देख पाएगी। आई होप उन्हें देखकर तू अपने होश खो बैठे। उद्धरण चिन्ह। जीविका इशिता को डांटते हुए बोली, अच्छा जी, वहाँ बॉस को ताड़ने के अलावा भी बहुत सारे काम होंगे और वैसे भी मैंने सुन रखा है कि मिस्टर ओबरॉय को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वो काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं वहाँ काम पर ध्यान दूंगी। बॉस को देखने के चक्कर में कहीं मेरी ही पहले ही दिन छुट्टी न हो जाए। जीविका ओबरॉय इंटरप्राइजेज में। जीविका इशिता को डांटते हुए बोली, अच्छा जी, वहाँ बॉस को ताड़ने के अलावा भी बहुत सारे काम होंगे और वैसे भी मैंने सुन रखा है कि मिस्टर ओबरॉय को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वो काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं वहाँ काम पर ध्यान दूंगी। बॉस को देखने के चक्कर में कहीं मेरी ही पहले ही दिन छुट्टी न हो जाए। अब आगे। जीविका की बातें सुनकर इशिता हंसने लगती है। सच में उसकी फ्रेंड ही ऐसी थी कि जिसे अपने हैंडसम बॉस से ज्यादा अपने काम पर ध्यान था। जीविका को कोई आइडिया नहीं था कि उसके बॉस और कोई नहीं बल्कि उसके रास्ते से टकराने वाला वही हैंडसम मैन विवेक होगा जिसने उसे 2 बार बचाया था। थोड़ी देर तक क्यों ही इशिता से बात करने के बाद जीविका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वह इशिता की बातों को याद करते हुए खुद से बोली, पागल कहीं की, कुछ भी बोलती रहती है, और वैसे भी उन हैंडसम बॉस की निगाहें मुझ जैसी मामूली सी इंटर्न पर ही क्यों जाएगी। ये सब सोचते हुए जीविका नींद के आगोश में चली जाती है, क्योंकि कल उसे आईएफएस भी जाना था। अगली सुबह दृष्टि आईएफएस जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने आज मरून कलर का एक खूबसूरत सा फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। ये ड्रेस बॉडीकॉन थी जो दृष्टि के फिगर पर बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। दृष्टि ने अपने बालों को सेट किया। उसने अपने स्ट्रेट बालों को खुला ही रखा था। गले में रोज गोल्ड कलर का सिंपल सा चेन और हाथों में अपनी फेवरेट वॉच पहनी थी जिसे उसने तब खरीदा था जब उसके अकाउंट पर उसकी पहली सैलरी क्रेडिट हुई थी। इसलिए दृष्टि के लिए उसका वो वॉच बहुत स्पेशल था। वह अपने फेस पर बहुत हल्का सा मेकअप करती है। जैसे ही वह ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगती है, उसे कार की तेज हॉर्न सुनाई पड़ती है। वह अपने दोनों कानों को बंद करते हुए इरिटेट होकर बोली, पता नहीं कौन बेवकूफ़ है, लोगों को भी ना चैन नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
तभी उसके फ़ोन पर अनय का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है और अनय बोलना शुरू करता है, मुझे कोसने का काम हो गया हो तो बाहर आओ। दृष्टि फ़ोन को खुद से दूर कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, इन्हें कैसे पता चला कि मैं इन्हें कोस रही थी? मैं तो कार वाले को। दृष्टि समझ गई कि यह हॉर्न बजाने वाला बंदा अनय है। अपना सिर झटकते हुए बोली, आपके अंदर दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं? इतना शोर गुल मचाने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह भी तो नीचे बुला सकते थे। उद्धरण चिन्ह। अनय अपनी कार में बैठकर अपने सीट पर सिर टिकाते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल इंसानों की तरह नीचे बुलाना? तुम मुझे समझती क्या हो? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि, वही जो आप हो। ये कहते हुए वह हंसने लगती है। दृष्टि की हंसी सुनकर अनय इरिटेट हो जाता है। वह चिढ़ते हुए बोला, जो बोलना है बोल लो, फिर तुम्हें बताता हूँ अपने कैबिन में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दृष्टि की तो बोलती ही बंद हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। उसे यूं चुपचाप देखकर अनय के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो उसे होश में लाते हुए बोला, अभी खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि, पर आप मेरा वेट कर ही क्यों रहे हैं? आप चले जाए, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। वैसे भी मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। अनय इरिटेट होते हुए बोला, यार दृष्टि, तुम कितने सवाल करती है? मैंने जब एक बार कह दिया ना नीचे आओ मतलब आओ, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें पूरी कॉलोनी के सामने अपनी बाहों में उठाकर कार तक लाने में। उद्धरण चिन्ह। अनय ने बात खत्म भी नहीं की थी और दृष्टि तुरंत बोल पड़ी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आ रही हूँ। ये कहते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और अपना पर्स लेकर नीचे आ जाती है। वह नीचे पहुंचकर कार में बैठ जाती है। दरअसल अनय ने पहले ही उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर रखा हुआ था, पर दृष्टि बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है। कार के मिरर से अनय दृष्टि के फेस को देखता है तो वह मन ही मन स्माइल करने लगता है। जब 10 मिनट के बाद भी कार जैसे कि तैसे रहती है तो दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, अब कहीं ऑफिस जाने के लिए आप शुभ मुहूर्त का वेट तो नहीं कर रहे हैं ना? उद्धरण चिन्ह। अनय मिरर में से दृष्टि के चेहरे को देखते हुए बोला, जब तक तुम पैसेंजर सीट पर नहीं आओगी तब तक ये कार यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। दृष्टि को तो अनय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसकी वजह से उसे ब्रेकफास्ट मिस करना पड़ा। दृष्टि अनय को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बैक सीट से निकलकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है, जिसे देखकर अनय के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह जानबूझकर कार के दरवाजे को जोर से बंद करती है। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी रिलैक्स, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अपनी खा जाने वाली नज़रों से अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आप तो कुछ ना ही बोले तभी अच्छा होगा। अनय दृष्टि की धमकियां सुनकर मन ही मन स्माइल करता है। वो समझ गया था कि दृष्टि उससे क्यों गुस्सा है। वो कार को वहां से निकालकर दूसरी तरफ निकल जाता है। कुछ 15 मिनट बाद दृष्टि को रियलाइज होता है कि यह उनके ऑफिस का रास्ता नहीं है। ये फील करके वह अनय की तरफ देखकर बोली, लगता है आपको भूलने की बीमारी हो गई है, ये हमारे ऑफिस का रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनय स्माइल करते हुए बोला, आई नो मेरी जान। ये सुनकर दृष्टि एक बार फिर अनय की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, तो हम जा कहाँ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। दृष्टि जिद करते हुए बोली, पर मुझे अभी के अभी जानना है, मैं बिना जाने कहीं भी नहीं जाती, इसलिए प्लीज़ मुझे अभी के अभी बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जब अनय को लगता है कि दृष्टि अब चुप होने से रही तो वह कार को साइड में रोक लेता है और दृष्टि की तरफ अपनी इंटेंस आंखों से देखने लगता है। उसके इस तरह देखने से दृष्टि सकपका जाती है। इससे पहले कि वह अनय के इरादे भांप पाती, अनय उसे अपनी तरफ खींचकर एक झटके में अपनी गोद में बिठा लेता है। वह दृष्टि की नेक को पकड़कर उसके मुलायम होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वह उसे किस करने लगता है। पहले तो दृष्टि उससे छूटने के लिए छटपटाती है। अनय उसे बहुत प्यार से किस कर रहा होता है। यह महसूस करके दृष्टि अपने हाथ पांव मारना छोड़ देती है। उसकी प्यार भरी किस के एहसास में दृष्टि खोने सी लगती है। थोड़ी देर बाद दृष्टि भी उसके किस में शामिल हो जाती है। अनय इस किस को और लंबा खींचना चाहता था, पर थोड़ी ही देर में दृष्टि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वह उसे रिलीज कर देता है। दृष्टि अपने गुलाबी चेहरे के साथ एक नज़र अनय को देखती है और कहती है, आप बहुत बुरे हैं। ये कहते हुए वह खुद को अनय के सीने में छिपा लेती है। अनय ने उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, अब तो तुम्हें इसी बुरे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर दृष्टि के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो दृष्टि की पीठ को सहलाते हुए बोला, मैंने जब कहा ना कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है तो तुम्हें चुपचाप मेरे सरप्राइज का वेट करना चाहिए, ओके? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अपना मुंह फुलाते हुए बोली, पर आपको यूं जबरदस्ती मुझे अपने कार में आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आपको पता है मुझे कितनी भूख लगी थी। उद्धरण चिन्ह। अनय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोला, अच्छा जी, पर मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाने की आदत डाल लो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ही ऑफिस जाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय की आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? उद्धरण चिन्ह। अनय अपने ठंडी आंखों से दृष्टि की तरफ देखकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, फिर ऑफिस में मेरे कैबिन में जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अनय की धमकी सुनकर दृष्टि पूरी तरह सकपका गई। वो टॉपिक चेंज करने के लिए अनय की गोद से उतरते हुए अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, जल्दी ऑफिस चलिए। आज आपकी वजह से मेरा ब्रेकफास्ट भी छूट गया। अब ऑफिस के कैंटीन से ही कुछ खाना पड़ेगा। वो ये सब बोले जा रही थी कि इतने में ही उनकी कार एक बेहद ही खूबसूरत होटल के पास आकर रुकती है। दृष्टि अपनी हैरानी भरी आंखों से बस उस होटल बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने में लगी थी। जब वह अनय की आवाज़ सुनकर अंदर जाती है तो अनय उसे एक प्राइवेट एरिया में लेकर जाता है। जब दृष्टि का ध्यान टेबल की तरफ जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दूसरी तरफ ओबरॉय एंटरप्राइजेस। आज जीविका का ओबरॉय एंटरप्राइजेस में पहला दिन था। वह लेट न हो जाए, बस यही सोच सोचकर वह सारे काम जल्दी में निपटा रही थी। वह टाइम से पहले ऑफिस के लिए निकल भी चुकी थी। जब जीविका की टैक्सी रुकी तो उसने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी सी आसमान छूती चमचमाती कांच की बिल्डिंग नजर आई। वह एक बार के लिए तो ऑफिस की भव्यता में खो सी गई थी। फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए वह ऑफिस के अंदर जाने लगी। वह जैसे ही एक लिफ्ट में होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है, एक फ्लो के बाद वहां एक और शख्स एंटर करता है। लिफ्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए विवेक और जीविका को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वे दोनों भी वहां मौजूद हैं। पर कहीं न कहीं उसे पीछे से देखने के बावजूद भी जीविका को ऐसा फील होता है कि वह उस आदमी को जानती है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और विवेक वहां से निकल जाता है। जीविका भी रिसेप्शनिस्ट के बताए एड्रेस पर पहुंच रही होती है। थोड़ी देर बाद जब जीविका लिफ्ट से बाहर आती है तो वह एकदम विवेक के पीठ की तरफ खड़ी होती है। वह जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करती है, विवेक पीछे मुड़ता है। पता नहीं क्यों पर उस लड़की को देखकर विवेक को लग रहा था कि यह जीविका ही है। पर वह सोच में भी पड़ गया था कि आखिर जीविका उसके ऑफिस में क्या करेगी। वो खुद से बोला, विवेक तू जीविका के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वो तेरे ऑफिस में क्या करेगी? आई नीड टू टेक सम रेस्ट। ये कहते हुए वह वहां से जाने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह जीविका समझ रहा है वह जीविका ही है। वह अपने सिर को झटकते हुए अपने कैबिन में चला गया और सोफे पर आराम से सिर टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे अपनी गर्मा गर्म कॉफी मिल गई, जिसकी वह सिप लेने लगा। वहीं जीविका भी डेडिकेटेडली अपने काम पर लग गई। दृष्टि और अन्य की नज़दीकियां। वह अपने सिर को झटकते हुए अपने कैबिन में चला गया और सोफे पर आराम से सिर टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे अपनी गर्मा गर्म कॉफी मिल गई, जिसकी वह सिप लेने लगा। वहीं जीविका भी डेडिकेटेडली अपने काम पर लग गई। अब आगे होटल के एक प्राइवेट एरिया में दृष्टि की निगाहें जब टेबल पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहां उसकी पसंद के सारे डिशेज मौजूद थे जो दिखने में ही बहुत लजीज लग रहे थे। दृष्टि एक तो पहले ही भूखी थी, ऊपर से टेबल पर उसके पसंदीदा डिशेज रखे हुए थे। उसने आओ देखा न ताओ झट से अपने हाथ साफ करने के बाद खाने के टेबल के पास आई और झट से एक चेयर पर बैठकर अनय को पूछना तो छोड़ दे के बिना ही खाने पर अटैक कर देती है। अनय तो दृष्टि की इस हरकत से शॉक्ड ही रह जाता है। उसे लगा था कि दृष्टि उससे पूछेगी कि यहाँ पर उसके सारे फेवरेट डिशेज कैसे रखे हुए हैं। दृष्टि को भूख तो जोरों की लगी थी, इसलिए उसने आधा खाना तो अकेले ही साफ कर दिया। जब उसे अपने ऊपर किसी के नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने उस तरह देखा। अनय उसे घूर घूर कर देख रहा था। ये देखकर दृष्टि बोली, आप मुझे घूर क्या रहे हैं? अगर भूख लगी है तो आप भी खा सकते हैं, मैंने मना थोड़ी किया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह फिर से खाने पर ध्यान देने लगती है। अनय उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, रियली? वह दृष्टि के पास गया और एक चेयर पर बैठते हुए दृष्टि को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। दृष्टि को पहले तो हैरानी होती है, पर इस वक्त उसके लिए खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। दृष्टि खाते खाते ही बोली,
आप कह रहे थे कि आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। उद्धरण चिन्ह। अने अपने माथे को छूकर बोला, सारा खाना हजम करने के बाद तुम ये पूछ रही हो कि मेरा सरप्राइज कहाँ है। दृष्टि अने की गोद में बैठी हुई उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब। उद्धरण चिन्ह। अने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अपने पेट भरते वक्त तुमने ये नोटिस नहीं किया कि यहाँ मौजूद सारी डिशेस तुम्हारे फेवरेट थे। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि सोचते हुए बोली, मैंने नोटिस तो किया था, पर भूख भी उतनी ही जोर से लगी थी, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे कौन है वो साफ दिल इंसान जिसे मेरी इतनी फिक्र है। उद्धरण चिन्ह। अने खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है और कौन हो सकता है। दृष्टि अने की तरफ एक नज़र देखती है और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस टेस्टी डिशेज। पर आपको कैसे पता चला मेरी फेवरेट डिशेज के बारे में, और ये भी कि मुझे जोरों की भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। अने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम्हारा वुड बी हस्बैंड हूँ। तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। और मुझे अच्छे से पता चल गया था कि मेरी होने वाली बीवी भूखी है, और अगर थोड़ी देर और भूखी रही तो मेरी जान ले लेगी। ये बोलते हुए वह दृष्टि के पेट को हल्का सा दबा देता है। दृष्टि की आह निकल जाती है। वो अने की तरफ घूर कर देखने लगती है। अने उसके फेस पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, जान ऐसे क्या देख रही हो। तुम भूल रही हो कि मैं अभी भूखा हूँ, और मेरी भूख इन डिशेज से तो शांत नहीं होने वाली। ये कहते हुए वह दृष्टि की तरफ अपनी आई विंक कर देता है। दृष्टि उसकी बातों का मतलब समझते हुए शर्म के मारे अपनी पलकें झुका लेती है और उसके सीने पर मारते हुए बोली, हटिए आप। दृष्टि की इस हरकत पर अने स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लेता है और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी शेरनी शर्माती भी है। ये कहते हुए वह दृष्टि के गुलाबी गालों को आहिस्ते से चूम लेता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारे इन होठों को और टेस्टी बनाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। दृष्टि सवालिया नजरों से अने की तरफ देखने लगती है तो अने एक वेटर को ऑर्डर देकर कुछ लाने को कहता है। थोड़ी ही देर में एक वेटर एक प्लेट पर बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ डेजर्ट ले आता है जो दिखने में बेहद ही टेस्टी लग रहा था। दरअसल यह इस होटल का सबसे फेमस डेजर्ट था। अने को पहले ही आइडिया हो गया था कि दृष्टि को ये काफ़ी पसंद आने वाला है। दृष्टि और अने दोनों ही इसे टेस्ट करने लगते हैं। दृष्टि पहली बाइट लेते ही अपनी आंखें बंद करके इसके टेस्ट को फील करने लगती है। थोड़ी ही देर में उनकी प्लेट खाली हो जाती है। दृष्टि अने की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रजावत, ये डेजर्ट वाकई में बहुत टेस्टी था। ये सुनकर अने की आंखों में नोटीनेस झलकने लगती है। वह दृष्टि के कान के पास अपना होंठ ले जाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता मेरी इस टेस्टी सरप्राइज के बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ टेस्टी देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह उसके होंठों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगता है। उसकी इस हरकत से दृष्टि सिहर उठी थी। वह खुद को काबू में करते हुए बोली, नहीं। ये सुनकर अने पहले तो स्माइल करता है, फिर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूँगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह दृष्टि की नेक को आहिस्ते से पकड़कर अपने होंठों से उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह बहुत प्यार से और सॉफ्टली उसे किस करने लगता है, जिससे उससे छूटने के लिए छटपटाती दृष्टि की पकड़ लूज हो जाती है। वह अने की मदहोशी भरी किस के एहसास में खोने लगती है। वह भी आहिस्ते आहिस्ते उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। ये किस 10 मिनट तक चलती है, पर जब अने को फील होता है कि वह कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो वह दृष्टि के होंठों को काट लेता है और उससे अलग हो जाता है। दृष्टि अपने होंठ को सहलाते हुए उसे घूर कर देखने लगती है, जिससे अने के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी वहां पर एक वेटर आता है, ये पूछने के लिए कि उन्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। वेटर को देखकर दृष्टि के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे अने देख नहीं पाता। अने ने आज उसे बहुत परेशान किया था। दृष्टि मन ही मन कहती है, अब उसकी बारी है। वेटर दोनों की तरफ देखते हुए बहुत पोलाइट वे में बोला, सर, मैम, एनीथिंग एल्स। इससे पहले कि अने कुछ बोल पाता, दृष्टि स्माइल करते हुए उस वेटर की तरफ देखते हुए बोली, नो थैंक्स, वैसे आपके होटल की सर्विस बहुत अच्छी है। ये सुनकर वह वेटर भी स्माइल करने लगता है, क्योंकि जब सामने से एक खूबसूरत लड़की हंस हंस कर बात कर रही हो तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। वही दृष्टि को उस वेटर के साथ इतने प्यार से बात करता देख अने अंदर तक जल जाता है। उसकी ये जलन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। दृष्टि अपनी तिरछी निगाहों से अने के फेस एक्सप्रेशन को देखती है और मन ही मन स्माइल करती है। वह वेटर स्माइल करते हुए पोलाइटली बोला, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर स्वीट जेस्चर।
इट विल बी प्लेजर फॉर अस टू हियर दिस फ्रॉम यू। दृष्टि भी स्माइल के साथ उस वेटर को रेस्पॉन्ड करती है। अब अने के लिए ये बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। वह सामने की तरफ देखते हुए बोला, नाउ यू कैन गो। अने की सर्द भरी आवाज़ सुनकर वह वेटर वहां से तुरंत गायब हो गया। वही दृष्टि मन ही मन स्माइल कर रही थी, पर अपने चेहरे से यह जाहिर होने नहीं दे रही थी। अना उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्या हो रहा था अभी? दृष्टि मासूम बनते हुए बोली, क्या क्या हो रहा था? मैं तो बस उसे उसकी सर्विस के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अने समझ गया था कि दृष्टि उससे चालाकी कर रही है। वह अपनी शक भरी निगाहों से दृष्टि को देखता है और मन ही मन खुद से बोला, आइफिस चलो फिर बताता हूँ तुम्हें। दृष्टि अने की इंटेंस आंखों को भांप कर वहां से उठते हुए बोली, जल्दी चलिए वरना हम आइफिस के लिए लेट हो जाएंगे। ये कहते हुए वह अने का वेट किए बगैर ही वहां से जाने लगी। दूसरी तरफ सिन्हानिया मेंशन, अनिल जी अपने बेड पर सिर टिकाए हुए बैठे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। वह कुछ देर यूं ही सोचने के बाद सामने की तरफ देखते हुए बोले, क्या ये सच हो सकता है या सिर्फ मेरा वहम था? पर ऐसा कैसे हो सकता है? युविका को गुजरे हुए तो सालों हो गए, फिर यूं अचानक मुझे उसका उद्धरण चिन्ह। तभी उन्हें अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो यह वन्या थी। वन्या अनिल जी की तरफ देखकर बोली, डैड क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, आप उस वक्त भी मुझे ऐसे ही नजर आ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी वन्या को बैठने का कहकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सफर की वजह से थक गया हूँ। वन्या अनिल जी की तरफ देखकर बोली, पक्का ना? ये सुनकर अनिल जी स्माइल करने लगते हैं। वन्या किचन की तरफ चली जाती है लंच रेडी करने के लिए। वन्या के जाने के बाद अनिल जी एक बार फिर किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जब वे और चैतन्य दादाजी हरिद्वार गए थे, वहां पर अनिल जी को उनकी बेटी युविका का अपने आसपास होने का एहसास हुआ था। पर ये बात उन्होंने चैतन्य जी से नहीं कही थी, क्योंकि ये उनका वहम ही हो सकता था, क्योंकि युविका को गुजरे तो कई साल हो गए थे। वन्या किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में ही खाने की लजीज खुशबू किचन से बाहर तक के एरिया में भी फैलने लगी। वहां से युवान और आस्तिक गुजर रहे थे। किचन से आती इतनी टेस्टी स्मेल से ही युवान समझ गया कि ये जरूर उसकी भाभी ही है। आस्तिक और युवान के पैर अपने आप किचन की तरफ मुड़ गए। सामने वन्या को कुकिंग करते देख युवान आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि किचन में जरूर भाभी ही होंगी। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक भी वन्या की तारीफ करते हुए बोला, मैडम आपके टेस्टी खाने की स्मेल सूंघकर तो हमारी भूख और बढ़ गई है। वन्या स्माइल करते हुए बोली, बस थोड़ी देर और वेट कीजिए, आपको ये टेस्टी खाना जल्द ही मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। युवान वन्या को साइड हक करते हुए बोला, भाभी आप बहुत ही स्वीट हो। पता है जब मैं आपके हाथों का बना टेस्टी डिशेज डाइनिंग टेबल पर देखता हूँ तो मुझे क्या मन करता है। उद्धरण चिन्ह। वन्या पेन पर स्पून चलाते हुए सवालिया नजरों से युवान की तरफ देखते हुए बोली, क्या? युवान, यही कि मैं सारा का सारा खाना अपने मुंह में डाल लूं और किसी के साथ भी शेयर नहीं करूं। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर वन्या हंसने लगती है। वहीं आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो इसमें नया क्या है? पहले भी तो खाने को देखकर तुम्हें यही मन करता था ना? फिर दोनों में खाने को लेकर बहस शुरू हो गई। वन्या बीच में आते हुए उन्हें रोकती है और अपने कमरे में जाने के लिए बोल देती है। फिर वह दोबारा अपना फोकस खाने पर लगाती है। थोड़ी देर बाद वन्या को अपने पेट पर किसी का हाथ रेंगते हुए फील करती है। ये फील करके वह चौंक ही गई थी कि तभी अक्षित उसके होंठों को वन्या के कानों के पास ले जाकर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, ये मैं। वन्या की शाटानी। फिर दोनों में खाने को लेकर बहस शुरू हो गई। वन्या बीच में आते हुए उन्हें रोकती है और अपने कमरे में जाने के लिए बोल देती है। फिर वह दोबारा अपना फोकस खाने पर लगाती है। थोड़ी देर बाद वन्या को अपने पेट पर किसी का हाथ रेंगते हुए फील करती है। ये फील करके वह चौंक ही गई थी कि तभी अक्षित उसके होंठों को वन्या के कानों के पास ले जाकर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, ये मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। यक्षित को इस वक्त घर में देखकर वन्या को हैरानी होती है। साथ ही यक्षित के इस तरह कहने से उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। यक्षित अभी भी वन्या की शोल्डर पर अपनी चिन को टिकाए हुए था और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए था। वन्या अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? यक्षित उसे परेशान करना जारी रखता है। उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से बोला, क्यों, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? ये कहते हुए वह वन्या के ईयरलोब को आहिस्ते से काट लेता है।
वन्या उससे छुटने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए यक्षित, आप दूर रहिए मुझसे, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। यक्षित के फेस पर नोटी स्माइल आ जाती है। वह वन्या को अपने और करीब करके इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए बोला, पर वाइफी मैंने आखिर किया ही क्या है। ये कहते हुए वह वन्या की नेक पर उंगली चला रहा होता है। वन्या के लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह चुपके से गैस बंद करने के बाद सामने की तरफ देखते हुए एकदम से बोली, दादाजी। वन्या ने इतना ही कहा था कि यक्षित उस तरफ देखने लगा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। यक्षित की पकड़ वन्या पर से लूज हो चुकी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए वन्या फौरन वहां से निकल गई। यक्षित उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता ही रह गया, क्योंकि वन्या से उसे बेवकूफ बनाया था। वह वन्या को घूरते हुए कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, फिर अपने कमरे की तरफ जाता है। यक्षित समझ जाता है कि उससे बचने के लिए वह जरूर उनके कमरे में ही गई होगी। यक्षित का अंदाजा गलत नहीं था। वन्या भागते हुए अपने बेडरूम में ही आई थी। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जब तक वह नॉर्मल हो जाती। उसी वक्त यक्षित रूम के दरवाजे के पास आया और नॉक करते हुए बोला, वाइफी दरवाजा खोलो। ये सुनकर वन्या सकपका जाती है। वह अपने मन में बोली, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो दरवाजा खोलूं। उद्धरण चिन्ह। वन्या जानबूझकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि वह यक्षित की बातें सुन ही नहीं रही है। ये भांपकर यक्षित घूरते हुए दरवाजे की तरफ देखकर अपने मन में बोला, वाइफी तुम कुछ ज्यादा ही बदमाश नहीं हो गई हो, लगता है तुम्हें रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित दोबारा नोक करते हुए बोला, वाइफी मुझे पता है तुम जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, चुपचाप दरवाजा खोलो वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की ये धमकी सुनकर भी वन्या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। ये देखकर यक्षित मन ही मन बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। कुछ सोचते हुए यक्षित तुरंत बोला, वेट बेबी, आप ठीक हो बेटा, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने ये जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में कही ताकि वन्या उसे सुन सके। अपने वेद के बारे में सुनते ही वन्या ने झट से दरवाजा खोल दिया और बाहर आकर वह वेद को खोजते हुए बोलने लगी, बेबी आपको लगी। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसने सामने देखा, वहां पर वेद कहीं भी नहीं था। वन्या की सांसें हलक में अटक गई। वो समझ गई थी कि यक्षित ने उसे बेवकूफ बनाया है। यक्षित डेविल स्माइल लेकर उसे ही देख रहा था। वन्या अब यक्षित के जाल में फंस चुकी थी, पर अब भागने के लिए भी बहुत देर हो गई थी। यक्षित फुर्ती से वन्या के पास गया। वन्या ने एक आखिरी कोशिश की, पर यक्षित के आगे वह नाकामयाब रही। यक्षित उसे कमरे के अंदर ले आया और आहिस्ते से दरवाजा बंद करने लगा। वन्या यक्षित से दूर हो गई। यक्षित उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वाइफी चुपचाप मेरे पास आओ। उद्धरण चिन्ह। वन्या किसी मासूम बच्चे की तरह नामे सिर हिला देती है। यक्षित उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखकर फिर से बोला, वाइफी जिद मत करो, पर वन्या उसके पास आने के बजाय दूर जाने लगी। यक्षित भी फुर्ती से उसके पास जाने लगा। वन्या सोफे के पास आ गई। वह आगे आगे और यक्षित पीछे पीछे दौड़ रहा था। बीच बीच में वह वन्या को वार्न भी कर रहा था, पर वन्या कहाँ सुनने वाली थी उसकी। इस वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि यक्षित के हाथों नहीं आना है। बस यही सब सोचकर वह लापरवाही में भागी जा रही थी। 2-3 बार तो वह गिरने को भी हुई थी, पर वक्त रहते उसने खुद को संभाल लिया था। ये देखकर यक्षित को उस पर और गुस्सा आने लगा। भागते भागते वन्या की सांसें फूल गई थी, पर फिर भी वह नहीं रुक रही थी। यक्षित थोड़ी देर रुककर अपने ब्लेजर निकालकर सोफे की तरफ फेंकते हुए अपने खतरनाक इरादों से वन्या की तरफ बढ़ने लगा। वन्या घबराहट में बेड के ऊपर चढ़ जाती है। यक्षित उसे वार्निंग लुक देते हुए बोला, वाइफी चुपचाप नीचे उतरो, तुम्हें अगर चोट लग गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या खुद से बोली, अभी तो वैसे भी आपसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वह जैसे ही पीछे हटने को हुई तभी उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि वक्त रहते यक्षित वहां पहुंच गया। उसने वन्या को अपनी बाहों में थाम लिया। अगर वन्या वहां से गिर जाती तो उसका सिर वहां लगा शो पीस पर लग जाता, जो कि कांच का था। इससे उसे बहुत सीरियस चोटें भी आ सकती थी। यक्षित ने तो उसे पहले ही वार्न कर दिया था। अब वन्या की खैर नहीं थी। यक्षित ने उस टेबल पर रखे शो पीस को देखा और अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से वन्या को देखता है, जो अभी भी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए थी और उसकी शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। दोनों थोड़ी देर तक वैसे ही रहे। वन्या ने आहिस्ते से अपनी पकड़ यक्षित पर से लूज की।
यक्षित ने उसे आहिस्ते से नीचे खड़ा कर दिया। जब वन्या ने सर उठाकर यक्षित की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह वन्या की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उसने वन्या का ध्यान उस शोपीस की तरफ करते हुए बोला, अभी तुम्हें इससे चोट लग सकती थी। तुम समझ रही हो ना, इससे तुम बुरी तरह इंजर्ड हो सकती थी। कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखो, पर नहीं, तुमने तो खुद को चोट पहुंचाने की कसम खा रखी है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित कह तो सही ही रहा था, पर उसके गुस्से वाले टोन से वन्या हट हो गई। यक्षित की बातें खत्म होते होते ही उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। वह उसे साफ करते हुए यक्षित से दूर जाकर बेड के एक कोने में बैठ गई। यक्षित ने अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत किया। फिर वह वन्या की तरफ जाने लगा। उसने आहिस्ते से अपना एक हाथ वन्या के कंधे पर रख देता है। इससे वन्या सुबक उठती है। यक्षित उसके बगल में बैठ जाता है। वह वन्या के आंसुओं से भरे चेहरे को अपनी तरफ करता है। वह उसके गालों को अपने हाथों में थाम कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, लुक वाइफी। वन्या ने अपनी भरी आंखों से यक्षित की तरफ देखा। यक्षित उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर तुम भी अपना ध्यान रखा करो। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। वन्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वह थोड़ी देर तक यक्षित के सीने से लगी हुई थी। कुछ देर बाद यक्षित उसे खुद से अलग करता है। वह कबर्ड में से एक फाइल निकालता है। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए वह रुक जाता है। वन्या सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। यक्षित उसके करीब आकर बोला, अब जब आ ही गया हूँ तो तुम मुझे एक किस तो दे ही सकती हो। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ नोटिस स्माइल पास करने लगा। वन्या उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, क्यों भला? वन्या यक्षित की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, क्योंकि आप आज मुझ पे चिल्लाए थे, और आपको नहीं लगता इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वन्या को देखने लगा, जो कि मिसेस सिन्हानिया की तरह बिहेव कर रही थी। यक्षित उसके होठों को अपने अंगूठे से प्यार से सहलाते हुए बोला, हम पर तुम्हारी आज की हरकतों का फैसला अब तक नहीं हुआ है, जो हम रात को कंटिन्यू करेंगे। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। वन्या उसे घूरती रह जाती है। यक्षित जैसे ही जाने को होता है, वन्या उसका हाथ पकड़ लेती है। यक्षित को लगता है कि शायद वन्या का इरादा बदल गया है, पर वह उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, लंच करके जाए। यक्षित भी सोचता है कि अब जब आ ही गया है तो लंच कर ही ले। दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं। बाकी सब भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। वन्या सबको लंच सर्व करती है, फिर खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाती है। खाते वक्त वन्या का ध्यान एक बार फिर अनिल जी पर जाती है, जो फिजिकली तो वहां प्रेजेंट थे पर मेंटली नहीं लग रहे थे। वन्या एक बार फिर सोच में पड़ जाती है कि जरूर अनिल जी के मन में कोई बात है। वह अपने खाने पर फोकस करने लगती है। अनय और दृष्टि कार में बैठकर आईएफएस के लिए निकल चुके थे। रास्ते भर अनय ड्राइविंग पर फोकस किए जा रहा था। उसने दृष्टि से बिल्कुल बात नहीं की थी। दृष्टि को बहुत हैरानी हो रही थी कि ये वही अनय है जो उसे हमेशा परेशान करता रहता था। अनय बाहर से भले ही शांत नजर आ रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे दृष्टि का उस वेटर से स्माइल करके बात करने वाला सीन याद आ रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा भी आने लगा था। उसने ठान लिया कि वह आईएफएस पहुंचकर दृष्टि को सबक सिखाएगा। दृष्टि को तसल्ली थी कि अनय ने अब तक उसे एक बार भी नहीं टोका, पर उसके मन में ये भी खटक रहा था कि जरूर इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तभी ये इतना शांत है। थोड़ी ही देर में उनकी कार आईएफएस पहुंच जाती है। दोनों कार से बाहर आते हैं। ऊपर साइना अपनी जलती आंखों से दृष्टि को देख रही थी। उसके आंखों में दृष्टि के लिए जलन साफ साफ नजर आ रहा था। अनय अपने कैबिन में आकर काम करने लगता है। दृष्टि भी इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए अपने कैबिन पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद अनय दृष्टि को उसकी कॉफी लेकर उसके कैबिन में आने के लिए कहता है। दृष्टि काम करने के दौरान अब तक होटल वाली बात भूल चुकी थी। वह कॉफी लेकर अंदर आई। अनय बड़ी शान से सोफे पर बैठा हुआ था। दृष्टि के अंदर आते ही उसने कैबिन के इलेक्ट्रॉनिक डोर को रिमोट से बंद कर दिया। यह महसूस करके दृष्टि थोड़ी सकपका गई, पर अपने चेहरे से उसने जाहिर होने नहीं दिया।